नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करने जा रहे हैं सेट 6। तो अभी तक हम 5 इंपॉर्टेंट सेट कर चुके हैं, आज हम आगे देखेंगे और जितने भी पॉलिटी के करंट अफेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। आप स्टडी आईक्यू पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा प्रॉमिस किया है, अप्रैल 21 तक के सारे करंट अफेयर्स, जुलाई से अप्रैल तक के कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। डिटेल्ड आपको पीडीएफ्स मिलेंगे। डाउट क्लियरिंग के जो सेशंस हैं वो एग्जैक्टली यहीं पे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में पीडीएफ्स प्रिपेयर किए गए हैं। साथ ही साथ एमसीक्यूज भी हम यहाँ पे प्रिपेयर करते चलेंगे। 50 घंटे में कंप्लीट करंट अफेयर्स जो यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स, ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक जो मैं करना है वो करना है ई लोक अदालत के बारे में। देखा होगा आपने, अभी पैंडेमिक के टाइम पे ऑनलाइन लोक अदालत को स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि ये लोक अदालत एग्जैक्टली होती क्या है। अगर हम पिछले 1 साल का समय देखेंगे तो 15 स्टेट्स ने लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया था, लगभग 1.5 लाख केसेस को सॉल्व किया था। अब लोक अदालत है क्या, ये देख लेते हैं। एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जहां पे कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग होता है या प्री लिटिगेशन स्टेज पे होता है, उसको एमिकेबली सेटल कर दिया जाता है लिटिगेशन द्वारा। मतलब आपका कोई केस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अब वो केस बहुत लंबे चलते हैं, तो ऐसे में जुडिशरी क्या करती है, लोक अदालत लगा देती है। लोक अदालत में जाके आप उन केसेस को जल्दी सुलझाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ट्रैफिक चालान के लिए लोक अदालत लगती है, प्रॉपर्टी इश्यूज के लिए लोक अदालत लगती है, टैक्सेशन के लिए लोक अदालत लगती है। तो इस तरह से लोक अदालत में आपके स्पीडी डिस्पोजल्स हो जाते हैं केसेस के। साथ ही साथ जुडिशरी पे जो बर्डन है वो बहुत कम हो जाता है, और जो केसेस हैं, क्योंकि लोक अदालत में सिमिलर तरह के केसेस आते हैं। लेटेस्ट से अगर ट्रैफिक चालान की लोक अदालत है तो वहाँ एक जैसे केसेस ही आएंगे, तो जजेस के लिए भी उनको सॉल्व करना, डिस्पोज ऑफ करना आसान हो जाता है। अब ये लोक अदालत की पावर कहाँ दी गई है, तो हम बात करें, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है लोक अदालत। इसको लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 से क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे एक जुडिशियल ऑफिसर होता है जो चेयरमैन की तरह एक्ट करता है, और लॉयर होता है, और सोशल वर्कर्स होते हैं जो मेंबर्स इस लोक अदालत के बनते हैं, और साथ ही साथ लोगों की प्रॉब्लम को सुनते हैं और केसेस को डिस्पोज ऑफ करते हैं। जैसे मैंने बताया, कोर्ट के केसेस को, कोर्ट पे बर्डन को कम करने का काम है लोक अदालत का। साथ ही साथ लंबे जो केसेस चलते आ रहे हैं उनको समय से डिस्पोज ऑफ करने का काम है। अब लोक अदालत जो जजमेंट देती है उसका क्या होगा, तो वो एक सिविल कोर्ट के बराबर माना जाता है। उसकी जो डिग्री है वो सिविल कोर्ट के बराबर माना जाता है। और लोक अदालत के केसेस में अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आपको लगता है आपके फेवर में डिसीजन नहीं है, तो उस केस में भी कोई अपील किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होगी। तो नो अपील अगेंस्ट सच अवार्ड लाइज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। याद रखना, लोक अदालत ने जो कह दिया वही हो गया, वही आपके लिए फाइनल लॉ ऑफ द लैंड है। छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना देश का जिसने स्टेट लेवल पे ई लोक अदालत को स्टार्ट किया। तो ये भी एक फैक्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि छत्तीसगढ़ ने लोक अदालत को पहली बार, या पहला स्टेट बना जिसने इलेक्ट्रॉनिक लोक अदालत को स्टार्ट किया। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है, न्याय बंधु ऐप सरकार ने क्रिएट की, ठीक है, और इसको लॉन्च भी कर दिया उमंग ऐप पे। उमंग आपको पता होगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। तो उमंग एक ग्रुप ऑफ एप्स है जिसमें सरकारी एप्स, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज की ई गवर्नेंस की एप्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। न्याय बंधु को उमंग पे लिस्ट कर दिया गया है। न्याय बंधु क्या है ये देख लेते हैं। ये 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉन्च किया था। आइडिया था कि केसेस का प्रो बोनो लीगल डिस्पेंशन हो, मतलब सर्विसेज मिले, लीगल सर्विसेज मिले प्रो बोनो लीगल के माध्यम से। प्रो बोनो लीगल मतलब कोई कॉस्ट नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज दी जाएंगी। आइडिया बस यही है, जो लोग लीगल सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाते, गरीबी के चलते, पावर्टी के चलते, वो प्रो बोनो लीगल के माध्यम से न्याय बंधु ऐप से अपने इन लीगल अफेयर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात करता है फ्री लीगल एड की देश में, एक्सेस टू जस्टिस की देश में बात करता है। अगर आप देखेंगे, एक डीपीएसपी भी है सर, आर्टिकल 39A में, जो बात करता है फ्री लीगल एड सबके लिए। तो इसी के चलते सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया। अब ये कनेक्ट करती है एडवोकेट्स को और वनरेबल बेनिफिशरीज को। एडवोकेट्स अपनी सलाहें देते हैं, ठीक है, आप इस ऐप पे रजिस्टर होइए, आपको फ्री में एडवोकेट मिलेगा। उस एडवोकेट से आप अपने केस को डिस्कस कीजिए, उनसे सलाह लीजिए और अकॉर्डिंगली प्रोसीड कीजिए। अगर हम बात करें उमंग ऐप की, तो ये उमंग ऐप जो है ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है, 2017 से ये चल रही है उमंग ऐप, और इसको सरकार बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है, जिससे
बहुत सारी ई गवर्नेंस सर्विसेज जो हैं मिल सके। न्याय बंधु ऐप एक डिजिटल इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन का, मिति का, और रिसेंटली इसको इस तरह की और 7 सर्विसेज को मिति जो है वो लेके आई है। जैसे आप देखेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी लेके आए हैं, वेदर वार्निंग, टूरिज्म फोरकास्ट एक्सेट्रा जैसी सर्विसेज भी अब आपको उमंग ऐप पे मिलेंगी। तो यहाँ पे 2 बातें हो जाती हैं कि हमें उमंग ऐप के बारे में पता चला, दूसरा हमें न्याय बंधु ऐप के बारे में भी पता चला। आगे एक टॉपिक आता है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को बोला है कि आप विटनेस प्रोटेक्शन के केसेस के ऑप्शन को भी सर्च करिए जब आप एमपी एमएलएस के अगेंस्ट केसेस डील कर रहे हो। तो देखा गया बहुत सारे ऐसे मसल पावर, मनी पावर को यूज करके विटनेस लोगों को मार देते हैं। तो इसके लिए एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की बात की गई है, जिसमें विटनेस जो भी एक पर्सन सरकारी गवाह बनेगा या किसी भी केस में वकील गवाह बनेगा, तो उस गवाह को पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसका थ्रेट असेसमेंट किया जाएगा, देखा जाएगा उसको कैसे कैसे बचाव दिया जा सकता है, क्या क्या मेजर्स अपनाए जा सकते हैं, उसके आसपास सिक्योरिटी डिवाइसेस, उसका रिलोकेशन करना, उसके रेसिडेंस को छुपा के रखना, या फिर उसके लिए स्पेशली डिजाइंड कोर्ट रूम्स को यूज करना। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रायल कोर्ट्स को कि आप इस तरह की स्कीम को सर्च करिए। अगर हम बात करें विटनेस प्रोटेक्शन की, तो देखो भारत विटनेस प्रोटेक्शन में काफ़ी पीछे है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो यूएसए में है। यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट अपने विटनेस को, या कोई भी इंटरनेशनल केस में विटनेस बनता है, किसी इंपॉर्टेंट केस में विटनेस बनता है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है। साथ ही साथ अगर कोई इंटरनेशनल केसेस हैं जो यूएस गवर्नमेंट यूएस के बाहर डील कर रही है, तो वहाँ के विटनेस को भी यूएस से की गवर्नमेंट अपने यहाँ ले जाती है, रीसेटल कराती है और पूरा प्रोटेक्शन देती है। इसी के साथ साथ भारत में भी एक स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन फंड की भी बात की गई है, जिससे विटनेस प्रोटेक्शन हो सकेगा, लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा अगर वो किसी इंपॉर्टेंट केस में विटनेस बनते हैं। अगर हम बात करें मलिमत कमेटी की, तो 2003 में मलिमत कमेटी ने कह दिया था कि हमें एक स्ट्रॉन्ग विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की भारत में जरूरत है। अगला टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है डिलिमिटेशन कमीशन का। हाल ही में आपने देखा जब जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया था, तो एक डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था। डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट पे ही जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होने थे, वो इलेक्शंस टाल दिए गए क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने अभी 1 साल का समय और मांगा है कि वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज नहीं कर पाई, वहां की सीटों का फिर से रीऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाई क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था। जम्मू कश्मीर के साथ साथ ये डिलिमिटेशन कमीशन आसाम, मणिपुर, अरुणाचल और नागालैंड में भी काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ की भी डिलिमिटेशन देख रही है। इस कमीशन को हम जस्टिस रंजन देसाई कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं एक बार कि ये डिलिमिटेशन कमीशन कहाँ से पावर ड्रॉ करती है और क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव्स हैं। देखो आर्टिकल 82 पे अगर हम जाएं तो वो बात करता है कि पार्लियामेंट हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन को स्टैब्लिश करेगी। अब यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है वो फोर्स में आ जाएगा। आर्टिकल 170 कहता है कि सेम चीज जो है वो आपके स्टेट पे भी अप्लाई होगी। अगर हम बात करें इससे पहले की कमीशन, 4 बार इससे पहले कमीशन आ चुकी हैं, 52, 63, 73, 2002 और फाइनली 2019 में। एक डिलिमिटेशन कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं आपके रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जो चेयरमैन बनते हैं या सर्विंग भी हो सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिस भी स्टेट का डिलिमिटेशन किया जा रहा होता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में ये बात भी आई है कि जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी 15 मंथ हो गए हैं डिलिमिटेशन कमीशन को स्टैब्लिश किए हुए, और अभी तक वो रिपोर्ट नहीं दे पा रही है और अभी भी उसमें एक मेंबर मिसिंग है, क्योंकि जो उसके एक मेंबर थे उनको अब आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के एलिवेट कर दिया, उनको दूसरे काम में लगा दिया है। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है कि वो बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज करती है। मतलब लेटर से एक स्टेट में 70 सीट्स हैं, अब 70 सीट्स की पॉपुलेशन को रीऑर्गेनाइज करना, सीट्स नहीं बढ़ाती है, पॉपुलेशन को रीऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि सीट्स हमारे यहाँ फ्रोजन है 2026 तक, फ्रीज लगा हुआ है सीट्स पे, उसके बाद ही सीट्स बढ़ेंगी आपकी लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। अभी के लिए सिर्फ वो पॉपुलेशन को रीऑर्गेनाइज करती है। अब यहाँ पे अगर कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर आता है उसको लॉ की तरह माना जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट कर देती है और प्रेसिडेंट जो है वो इस रिपोर्ट को फाइनली इन्फोर्स कराते हैं। अगर हम बात करें डिलिमिटेशन आया कहाँ से, देखो डिलिमिटेशन एक बहुत ही
डेमोक्रेसी को लेके एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है जो यूएस से काफ़ी लंबे समय तक करता आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेज होती हैं, इसको कई तरीके से किया जाता है, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जेरी मेंटरिंग अप्रोच को हम यूज़ करते हैं। जेरी मेंटरिंग अप्रोच में क्या किया जाता है कि पॉपुलेशन को ही रीशफल किया जाता है। सीट्स को हमने नहीं चेंज किया, हमने पॉपुलेशन को रीशफल किया। यूएसए में तो ये आम प्रैक्टिस है, हर इलेक्शन से पहले की जाती है। डिलिमिटेशन के लिए एक क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट में पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो डिलिमिटेशन को अपने वोट बैंक के अकॉर्डिंग कराती है। लेट अस से अगर उसको लगता है कि ए एरिया में ऐसी पॉपुलेशन ज़्यादा है जो उसको वोट नहीं करेगी, वो ए कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जीत पाएगी, तो वो ए एरिया की उस पॉपुलेशन को बी कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल कर देती है और बी से कुछ पॉपुलेशन इधर शिफ्ट कर देती है। होता कुछ नहीं है, बस पॉपुलेशन शिफ्टिंग चलती रहती है। देखो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल पे आपकी कंट्री के जो एमपीज हैं उनको समान रूप से पॉपुलेशंस मिले। मतलब एक एमपी के अंडर ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन का नंबर आना चाहिए, इसलिए डिलिमिटेशन होती रहती है। ऐसा ना हो कि एक एमपी के पास लगभग बहुत सारी पॉपुलेशन है केटर करने के लिए और दूसरे एमपी के पास उसकी आधी पॉपुलेशन भी नहीं है। तो कोशिश ये की जाती है कि देश में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन सब के अंडर सिमिलर एटलीस्ट सेम पॉपुलेशन बेस होना चाहिए, इसलिए पॉपुलेशन का डिलिमिटेशन किया जाता है। यूएस में तो सिर्फ इसलिए किया जाता है जिससे इलेक्शन जीत पाए, और यहाँ पे सिर्फ एक फेयर डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज किया जाता है। तो इंडिया में देखो हम फेयर डिवीजन करते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव के अकॉर्डिंग या ड्यूटी के अकॉर्डिंग काम करती है। अब आगे अगर हम देखें, जैसा मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, ईसीआई के साथ काम करती है और इस तरह से 4 बार पहले भी आ चुकी है। 2009 के जनरल इलेक्शंस में भी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट ही लागू हुई थी। उनको उस कमीशन का नाम था जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन। उन्होंने जो रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी 2007 तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को, उन्होंने इसको एनफोर्स कर दिया और 2009 वाला जो इलेक्शन हुआ था वो जस्टिस कुलदीप सिंह के डिलिमिटेशन के अकॉर्डिंग हुआ था। उस समय हमने नॉर्थ ईस्ट में डिलिमिटेशन नहीं किया था और कुछ ट्राइबल सीट्स में डिलिमिटेशन नहीं किया था, क्योंकि ट्राइबल लोगों का ये कहना था कि डिलिमिटेशन के जरिए यहाँ पे सरकार जनरल पॉपुलेशन को हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके आ रही है। तो यही पूरा हमें जानना था डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। एक कॉन्स्टिट्यूशनल, आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जाता है, लेकिन इसके लिए एक अपना सेपरेट एक्ट आता है। अब हम बात करें, अगला टॉपिक है राइट टू रिकॉल। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात है। अगर आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजते हैं तो आपके पास आज़ादी होनी चाहिए कि उनको वापस भी बुला लिया जाए टर्म खत्म होने से पहले, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे। ये चीज़ें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलेंगी, पर भारत अभी भी इस पर्सपेक्टिव पे काम नहीं कर रहा है। भारत राइट टू रिकॉल हमारे लिए अभी एक बहुत, कह सकते हैं एक डिस्टेंट ड्रीम है, एक बहुत दूर का सपना है जो शायद ही कभी पूरा होगा। लेकिन इसको शुरू कर दिया गया है पंचायत के लेवल से। हरियाणा ने पंचायती राज एक्ट में एक अमेंडमेंट पास किया 2020 में, उसमें राइट टू रिकॉल दिया गया। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर विलेज सरपंच आपको लगता है ठीक से काम नहीं कर रहा, या मेंबर जो है विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे ठीक से काम नहीं कर रहे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंबर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास पावर है उन्हें वापस बुलाने की। अब वो कैसे होगा? टर्म खत्म होने से पहले आप कैसे रिकॉल कर सकते हो? 50% मेंबर जो है एक वार्ड के या ग्राम सभा के, उनको राइटिंग में देना होगा कि हमें ये सरपंच जो है इसको हटाना, इसको वापस बुलाना, अब ये हमारा सरपंच बनने योग्य नहीं है। अब इसी को सीक्रेट बैलेट के थ्रू किया जाएगा, फिर से वोटिंग होगी। वोटिंग में 2/3 मेंबर्स वोट करने चाहिए। टोटल जितने वोट्स हैं, वैलिड वोट्स हैं, उसके 2/3 वोट्स जो हैं वो सरपंच के अगेंस्ट गिरने चाहिए, सरपंच के अगेंस्ट वोट होने चाहिए, तभी सरपंच जो है वो राइट टू रिकॉल के नाम पे वोट आउट हो पाएगा। इतना ही जानना हमें राइट टू रिकॉल में। अभी भी हमारे लोकसभा राज्यसभा में राइट टू रिकॉल का पर्सपेक्टिव आपको नहीं मिलेगा, लोकसभा में नहीं मिलेगा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में नहीं मिलेगा। हरियाणा ने बस एक इनिशिएट किया है, आगे देखते हैं कैसे रहता है। इसके बाद जो हमें इलेक्शन से रिलेटेड पढ़ना है वो पढ़ना है ए वेब के बारे में। अब ए वेब क्या है? देखो, ए वेब एक पूरी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंटरनेशनल वेबिनार होते रहते हैं, या फिर जितनी भी वर्ल्ड की इलेक्शन कमीशन हैं या इलेक्शन बॉडीज हैं, वो मिलके एक एसोसिएशन उन लोगों ने बनाया हुआ है जहाँ पे वो विचार विमर्श करती हैं कि कैसे आप डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस करा सकते हैं। एक दूसरे की कंट्री से हम लोग सीखते हैं, उनकी केस स्टडीज पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि उस कंट्री ने कैसे इलेक्शन किया, तो वो जो अच्छी चीज़ें हैं उस इलेक्शन की वो हम भी अपने यहाँ पे
अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अभी ECI ने 1 साल कंप्लीट कर लिया है AWEB की चेयरमैनशिप का, और एक वेबिनार कराया। एक वेबिनार में उन्होंने कोविड के टाइम पे इलेक्शंस कैसे कराएं इस पे चर्चा की। अब इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है पूरे वर्ल्ड में। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2013 में साउथ कोरिया में, और इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो सियोल में है। इस समय इसके 115 डेमोक्रेटिक कंट्रीज की जो इलेक्शन कमीशन है वो इसकी मेंबर है। इंडिया ने पिछले साल इसकी चेयरमैनशिप ली, 1 साल इसको हो गया है। इंडिया ने इसका एक AWEB सेंटर भी स्टैब्लिश किया हुआ है न्यू दिल्ली में, जो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, केस स्टडीज को डॉक्यूमेंट करता है। मतलब हम वर्ल्ड की अलग अलग इलेक्शन कमीशन को पढ़ते हैं कि वो कैसे इलेक्शंस करा रही है इम्पार्शियली, कैसे वो डेमोक्रेसी को अलाइव रख रही है, कैसे डेमोक्रेसी में इलेक्शंस वहाँ पे अच्छे से हो रहे हैं। इन सब चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन होती है। और हमारे इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं या फिर हमारे जो इलेक्शन कराने वाले लोग हैं, जो भी पूरी टीम बनती है इलेक्शन कराने में, जो भी लोग आते हैं इस पूरे प्रोसेस में, उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कंट्री ऐसे इलेक्शन कर रही है, आप भी ऐसे करिए। तो हम देखते हैं कि कैसे प्रोसेस है वहाँ पे, उस इलेक्शन मैनेजमेंट को करते हैं। आइडिया है फ्री फेयर इलेक्शन कराना, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। साथ ही साथ ये इलेक्शन विजिटर और ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम्स भी लेती है। अब हमारे यहाँ से लोगों को अलग अलग जगह भेजा जाता है, वहाँ से वो लोग सीख के आते हैं कि भारत में कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो आज के लिए हमें बस इतना ही पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कंटिन्यू करेंगे, और वो पॉलिटी की लास्ट क्लास होगी पॉलिटी सेक्शन की। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे गवर्नेंस वाले टॉपिक्स पे और फिर इकोनॉमी पे। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस। मुलगांवकर प्रिंसिपल किससे एसोसिएटेड है? हमने लास्ट क्लास में किया था मुलगांवकर प्रिंसिपल। आपको बताना है किससे एसोसिएटेड है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री, जुडिशियल रिव्यूज, कस्टडियल डेथ। आपको याद होगा मुलगांवकर केस आया था, ये प्रशांत भूषण केस में साइट किया गया था, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है। चलते हैं क्वेश्चन 2, विद रिगार्ड टू रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैसे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है? जज कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए। प्रेसिडेंट कैन इशू रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की सहमति से ही वो ऑर्डर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के प्रोसेस से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिमूव करता है। तो इसका आपको स्क्रीन पॉज कीजिए, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी इसके आंसर्स देते रहिए स्क्रीन को पॉज करके। देखो बहुत सिंपल है, 1 और 2 दोनों करेक्ट है, 3 जो है वो गलत है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डिटेल्ड प्रोसेस नहीं है। डिटेल्ड प्रोसेस जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बस ये कहता है कि आप किस तरह से मेजॉरिटी लेके आएंगे, कैसे आप रिमूव करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें डिटेल्ड प्रोसेस की, तो डिटेल प्रोसेस के लिए इंदिरा गांधी एक लॉ लेके आई थी, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। वहां पे मेंशन है कि कैसे आपको पूरा प्रोसेस करना, और हमने उस प्रोसेस को डिस्कस किया भी था। आगे है लोक अदालत के बारे में। एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जहां पे पेंडिंग डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है बिना लिटिगेशन के खर्चे को बढ़ाए। ये एक स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ने दिया हुआ है। अवार्ड जो है इसका फाइनल है, सिविल कोर्ट वाला अवार्ड माना जाता है, जजमेंट फाइनल मानी जाती है, और बाइंडिंग होती है हर पार्टी पे। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत सिंपल है, स्क्रीन पॉज कीजिए, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। सी डी इसका आंसर होगा, सारे करेक्ट है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 5 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डिलिमिटेशन कमीशन। इट इज अपॉइंटेड बाय Chief Election Commissioner of India. It works in tandem with Election Commission of India. It has to determine the number and boundaries of constituency in such a manner that population is approximately same for all the seats. ठीक है, तो सारी सीट्स पे सेम पॉपुलेशन है, इसके हिसाब से आपको बताना है। तो देखो हमने पढ़ा था, इसको बहुत सिंपल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, इसको प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं, गठन करते हैं। तो आपको बताना कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। याद रखिएगा ये टर्म जो होती है ये बहुत बार मिस्टेक करा देती है। इनकरेक्ट बताना है। तो देखो इनकरेक्ट के केस में 1 इनकरेक्ट है, ये हमें पता चल गया है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है। लेकिन आता है 2, इट वर्क्स इन टेंडम विद इलेक्शन कमीशन। हमने देखा एक मेंबर इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पे अपॉइंट कराती है, और साथ ही साथ जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहा होता है वहाँ के भी एक इलेक्शन के मेंबर जो है, कमीशन के मेंबर जो है वो वहाँ पे बिठाए जाते हैं। तो इसका मतलब 2 भी करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है। ए इज द राइट आंसर। तो ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे रिसेंटली आपने देखा लोकसभा स्पीकर ने नॉमिनेट किया 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि डिलिमिटेशन कमीशन को असिस्ट करो। तो ऐसा भी हो जाता है कि लोकसभा भी अपने मेंबर्स को
दे देती है डिलिमिटेशन कमीशन को, अगर उनको वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखो ये जो मेंबर्स होते हैं, एमपीज़ होते हैं, इनको पूरा पता होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में या ओवरऑल लोकसभा के सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में। तो इसको हम देखेंगे, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से स्टैब्लिश की जाती है, हाई लेवल बॉडी है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, लेकिन इसका जो सेटअप है वो इंडिविजुअल एक्ट के द्वारा किया जाता है, तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे, क्योंकि उसके बाद ये डिसॉल्व कर दी जाती है। देन उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग या साथ में मिलकर काम करती है। इसके 3 मेंबर्स होते हैं, एक रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, साथ ही साथ या चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं, खुद ना भी हो तो किसी और को अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, यानी आप देखेंगे कि स्टेट लेवल पे भी इलेक्शन कमीशन का एक हायरार्किकल विंग होता है, उसके मेंबर्स भी इसमें बैठते हैं जिस भी स्टेट में डिलिमिटेशन चल रहा होता है। तो आशा करता हूँ टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे। मिलेंगे पॉलिटी की अगली क्लास में, आगे के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।